अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। मेरा नाम है बास और मेरे साथ है शहीर। आज हम जिस वीडियो के ऊपर एक्शन करने वाले हैं वो है बांग्लादेश में एक बहुत ही ज़्यादा क्या हो रहा है, प्रोटेस्ट हो रहा है। ठीक है, बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट हो रहा है, यानी कि उनके स्टूडेंट्स हैं और उनकी आर्मी आमने सामने आ चुकी है। तो देखते हैं हालात, जंग हो रही है, हाँ एक जंग का माहौल बन चुका है। तो देखते हैं क्या मसले मसाइल हैं, किस वजह से जंग पेश आई है। तो हम स्टार्ट करते हैं सारा इस वीडियो में आपको बताएंगे। हाँ, बेसिकली जंग नहीं है, एक प्रोटेस्ट ही है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपना रिएक्शन 3, 2, 1 एंड स्टार्ट। देश भर के स्कूल्स और कॉलेजेस को शट डाउन कर दिया गया है। स्कूल कॉलेज सब बंद। बांग्लादेश की सरकार ने मोबाइल इंटरनेट सर्विसेज को भी सस्पेंड इंटरनेट सर्विस भी बंद कर दिया। ये इनकी वो है पीएम प्राइम मिनिस्टर इस है। तरीके का लो लेवल आर्ग्यूमेंट एक प्रधानमंत्री को सूट नहीं करता। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना को अब प्रोटेस्टर्स डिक्टेटर करके भी पुकार रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, वीडियो पिछले स्टार्ट। महीने बांग्लादेश में भारी संख्या में स्टूडेंट सड़कों पर उतरे प्रोटेस्ट करने के लिए। शुरुआत में तो प्रोटेस्ट पीसफुल ही थे, लेकिन अब हालातों ने बड़ा खौफनाक और हिंसक मोड़ ले लिया है। बांग्लादेश में अब एक मिलिट्री कर्फ्यू डिक्लेयर कर दिया गया है। मिलिट्री आ गई है बांग्लादेश में। A strict curfew, a near blackout of communication. देश भर के स्कूल्स और कॉलेजेस को शट डाउन कर दिया गया है और बांग्लादेश की सरकार ने मोबाइल काफी मुस्लिम साल खराब हो चुके हैं। इन वायलेंट क्लैशेस में अब कम से कम 150 लोग मारे जा चुके हैं। 150 लोग बंदा मार दिया। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना को अब प्रोटेस्टर्स डिक्टेटर करके भी पुकार रहे हैं। आखिर क्या कारण है इस सब के पीछे, आइए समझते हैं इस पूरी सिचुएशन को विस्तार से आज के इस वीडियो में। हालात हैं बांग्लादेश में। इन प्रोटेस्ट के पीछे सीधा कारण है दोस्तों रिजर्वेशन। बांग्लादेश में यूथ प्रोटेस्ट कर रहा है इनकी सरकार के कोटा सिस्टम के खिलाफ। वो कोटा सिस्टम जिसके अनुसार 36% नौकरियां बांग्लादेश के पब्लिक सेक्टर में रिजर्व हैं अलग अलग सेक्शंस ऑफ सोसाइटी के लिए। इसका मतलब सिर्फ 44% ऐसी नौकरियां हैं जहां पर मेरिट के बेसिस पर नौकरी मिल सकती है। ये सिस्टम इंडिया से काफी अलग है क्योंकि यहाँ पर मेजॉरिटी रिजर्वेशन कास्ट के बेसिस पर नहीं बल्कि फ्रीडम फाइटर के बेसिस पर हो रही है। इसे बेहतर समझने के लिए हमें थोड़ा बांग्लादेश की हिस्ट्री में जाना होगा। आज़ादी मिलने से पहले, जैसा कि आप जानते ही होंगे, बांग्लादेश पाकिस्तान का एक हिस्सा हुआ करता था। उस वक्त इसे ईस्ट पाकिस्तान करके बुलाया जाता था और आज के दिन के पाकिस्तान को वेस्ट पाकिस्तान कहा जाता था। उस जमाने में ईस्ट पाकिस्तान के खिलाफ सोशल डिस्क्रिमिनेशन, मेजॉरिटी लोग यहाँ पर बंगाली बोलते थे और 10% से भी कम ऐसे लोग थे जो उर्दू भाषा में बात किया करते थे। लेकिन फिर भी वेस्ट पाकिस्तान ने उर्दू भाषा को इम्पोज किया ईस्ट पाकिस्तान में। इसके अलावा इकोनॉमिक डिस्क्रिमिनेशन, देश के 59% एक्सपोर्ट्स ईस्ट पाकिस्तान से आते थे, लेकिन सिर्फ 25% इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट्स ईस्ट पाकिस्तान के पास जाती थी। नवंबर 1970 में जब भोला साइक्लोन आया, एस्टिमेटेड 3 लाख लोग पाकिस्तान में, वन ऑफ द डेडलीस्ट ट्रॉपिकल साइक्लोन्स पिछली सेंचुरी का। World in 1970, a massive storm swept into साइक्लोन the तो भाई Bay का of Bengal, rounding पानी का वो 500,000 है। people. It was one of the worst natural disasters anywhere. अच्छा, लेकिन वेस्ट पाकिस्तान वो जो ने भूल हाँ। किया रिलीफ प्रोवाइड करने में यहाँ के लोगों। और इतना ही नहीं, पॉलिटिकल डिस्क्रिमिनेशन भी हुई। साल 1970 की इलेक्शंस में ईस्ट पाकिस्तान के पास 162 सीट्स थी, वेस्ट पाकिस्तान में 138 सीट्स थी। वेस्ट पाकिस्तान में लोगों ने अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज के लिए वोट किया, लेकिन ईस्ट पाकिस्तान में बांग्लादेश पहले किसका था? पाकिस्तान में था। पाकिस्तान ही था। लीड किया जा रहा था शेख मुजीबुर रहमान के द्वारा। इस इलेक्शन रिजल्ट का नतीजा ये होता कि अवामी लीग दोनों ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान पर गवर्न करती, लेकिन वेस्ट पाकिस्तान की जो मिलिट्री थी वो बिल्कुल ये नहीं चाहती थी। उस समय के पाकिस्तान मिलिट्री के कमांडर इन चीफ याहिया खान ने इस इलेक्शन रिजल्ट को एक्सेप्ट करने से ही मना कर दिया। ईस्ट पाकिस्तान ये तो अभी भी पाकिस्तान में हो रहा ना, जैसे इमरान खान के साथ हुआ है। मूवमेंट करी प्रोटेस्ट के दौरान। इसी समय वेस्ट पाकिस्तान की मिलिट्री ने बड़े भारी स्केल पर अत्याचार किए ईस्ट पाकिस्तान के लोगों के खिलाफ। शेख मुजीबुर रहमान को अरेस्ट किया गया और लाखों लोगों को मारा गया। एक जेनोसाइड हुआ ईस्ट पाकिस्तान में। करीब 1 जो अच्छा लीडर हो, चाहे इंडिया में हो, पाकिस्तान में हो, बांग्लादेश में मार देते हैं। पॉपुलेशन ईस्ट पाकिस्तान की इंटरनली डिस्प्लेस हो गई इसकी वजह से। इसी के बाद ही था कि 1971 की बांग्लादेश लिबरेशन वॉर हमें देखने को मिली। ये वही वॉर थी जहां पर इंडिया ने मदद करी और बांग्लादेश को आज़ादी दिलाई। इंडिया ने किधर मदद की? इंडिया की बात है। वो इंडिया का बंदा है इसलिए कह रहा है। इंडिया ने कुछ किया था पाकिस्तान को पाकिस्तान से ज़्यादा करवाने के लिए। आज़ादी की ये लड़ाई लड़ी जिसकी वजह से साथ लाया था इंडिया। आज़ाद देश बने। ये फ्रीडम फाइटर्स हुए। यही फ्रीडम फाइटर्स आज की सिचुएशन में रेलेवेंट हैं इस
कोटा सिस्टम की वजह से। क्योंकि दोस्तों जितने बांग्लादेश freedom के इस fighters कोटा हैं, उन्हीं को सिस्टम में मिलेगी 30% जॉब्स को रिजर्व किया गया है फ्रीडम फाइटर्स के डिसेंडेंट्स के लिए। इसके अलावा कुछ और रिजर्वेशंस हैं, जैसे कि 10% औरतों के लिए, 10% जिला कोटा है बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स के लिए, 5% रिजर्वेशन है एथनिक माइनॉरिटीज के लिए और 1% रिजर्वेशन है उन लोगों के लिए जिन्हें फिजिकल डिसेबिलिटीज। इन सभी नंबर्स को एडअप करोगे तो टोटल 56% रिजर्वेशन बनती है, लेकिन मेजॉरिटी शेयर 56% में से है ये 30% फ्रीडम फाइटर्स का कोटा। इस आर्टिकल को देखिए, ढाका यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले 3rd ईयर इंटरनेशनल रिलेशंस के एक स्टूडेंट फहीम फारूकी, जो कि एक प्रोटेस्टर भी हैं, इनका कहना है कि ये प्रोटेस्ट बेसिकली कोटा सिस्टम की रिफॉर्मेशन के लिए है। प्रोटेस्टर्स चाहते हैं कि एथनिक माइनॉरिटीज वाली रिजर्वेशन और फिजिकल डिसेबिलिटीज वाली रिजर्वेशन को छोड़कर बाकी सारी रिजर्वेशंस हटा दी जाए सरकार के द्वारा। अच्छा, हम जितनी वीडियोस में बांग्लादेश में दे चुके हैं, मतलब ये था कि बांग्लादेश काफी तरक्की कर चुका है, ऐसी चीजें नहीं है वहाँ आजादी पे, मिलने के सिर्फ लेकिन वो पता चला कि वहाँ पे भी स्टूडेंट्स के साथ ऐसे हो रहा चलो हमारा स्टूडेंट कोटा सिस्टम चल रहा जिन था। लोगों ने अपनी लाइफ को रिस्क पर डाला, जिन लोगों ने संघर्ष किया अपने देश को आजादी दिलाने के लिए, उन लोगों के लिए 30% नौकरियां रिजर्व की जाए। नोट करने वाली बात यह है कि ये चीज सिर्फ यानी अगर हम बांग्लादेश में देखो, अगर हम 1997 में इस हम एक्सटेंड कर दिया अगर तो फौज में तो हम फ्रीडम जॉब मिल फाइटर्स रही के थी। बच्चों के लिए भी ये रिजर्वेशन दी जाए और 2010 में फिर कहा गया कि उनके बच्चों के लिए भी ये रिजर्वेशन दी जाए। हालांकि एग्जैक्ट कोटा बाकी और कैटेगरीज के लिए चेंज होता रहा ओवर द इयर्स, लेकिन इन दी एंड यही हुआ कि टोटल परसेंटेज 56% तक पहुंच गई। 2010 के इस ग्रैंड चिल्ड्रन वाले फैसले के बाद 2012-13 में एक बड़ी मूवमेंट भी हुई थी बांग्लादेश में इस कोटा सिस्टम के खिलाफ। इंडिया में जैसे यूपीएससी है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का एग्जाम, ऐसे ही बांग्लादेश में है बीपीएससी का एग्जाम, बांग्लादेश पब्लिक सर्विस कमीशन। करीब 4 लाख ग्रेजुएट्स हर साल 3000 सिविल सर्विस जॉब्स के लिए कम्पीट करते हैं बांग्लादेश। काफी खराब हालत है और नौकरी की सख्त कमी है। फरवरी 2018 में बांग्लादेश साधारण छात्र अधिकार संरक्षण परिषद ने रिफॉर्म्स की डिमांड करी बांग्लादेश गवर्नमेंट सर्विसेज। उस समय भी क्लैशेस देखने को मिले उन स्टूडेंट्स के बीच में जो इसके खिलाफ थे और वो स्टूडेंट्स जो प्रो कोटा थे। लेकिन प्रेशर में आकर अक्टूबर 2018 में बांग्लादेश की सरकार ने सर्कुलर इशू किया कि फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास जॉब्स के लिए ये कोटा सिस्टम हटा दिया जाएगा। बात यहीं पर खत्म हो गई होती, लेकिन 2021 में कुछ फ्रीडम फाइटर्स के 7 बच्चों ने हाई कोर्ट में पिटीशन डाली इस कोटा सिस्टम को हटाने के खिलाफ। और 5 जून 2024 यानी कि पिछले महीने हाई कोर्ट का फैसला आता है कि जो पिटिशनर्स कह रहे हैं वो सही है। सरकारी सर्कुलर को इलीगल डिक्लेयर कर दिया जाता है और कोटा सिस्टम को वापस इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है। यही कारण था कि पूरे देश भर में प्रोटेस्ट फिर से जाग उठते हैं। ये भाई नौकरी दो हमको, इस बेस में इतना पड़े हैं। कहते हैं कि सारी आवाज़ को मिलनी चाहिए यार। ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं नहीं लिखा गया था कि फ्रीडम फाइटर्स की अगली जनरेशन को भी जॉब्स में रिजर्वेशन। और वैसे भी इसका क्या तुक बना? फ्रीडम फाइटर्स को रिजर्वेशन देना समझ में आता है क्योंकि उन्होंने संघर्ष किया था देश को आज़ादी दिलाने के लिए, लेकिन उनके पोते पोतियों तक को रिजर्वेशन दी जा रही है सिर्फ इसलिए क्योंकि उनके ग्रैंड पेरेंट्स फ्रीडम फाइटर्स थे। लेकिन बात सिर्फ यहाँ खत्म नहीं होती, इस रिजर्वेशन में करप्शन के भी आरोप लगे। एक्चुअली में ये कौन डिसाइड करेगा कि कौन फ्रीडम फाइटर है और कौन फ्रीडम फाइटर नहीं है? सरकार ने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद को दी कि सरकार डिसाइड करेगी कि कौन फ्रीडम फाइटर हो। पिछले 15 सालों से बांग्लादेश में रूलिंग पार्टी रही है आवामी लीग और प्राइम मिनिस्टर रही है शेख हसीना। ये वही पॉलिटिकल पार्टी है जिसने संघर्ष किया था बांग्लादेश को आज़ादी दिलाने में। प्रोटेस्टर्स का कहना है कि ये फ्रीडम फाइटर का रिजर्वेशन आवामी लीग के लोगों को डिस्प्रपोर्शनेटली ज्यादा बेनिफिट देता है। फ्रीडम फाइटर्स की लिस्ट में जिन लोगों का नाम इंक्लूड किया गया है उन नामों को लेकर कम से कम 60,000 ऑब्जेक्शंस उठी हैं और इन ऑब्जेक्शंस को सरकार के द्वारा रिजॉल्व नहीं किया गया है। 10 जुलाई को ये बात सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचती है और सरकार हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जाती है अपील करने। सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगा देता है, लेकिन प्रोटेस्ट रुकते नहीं। स्टूडेंट्स और टीचर्स के अलावा बांग्लादेश की ऑपोजिशन पार्टीज भी इसमें जुट जाती हैं, जैसे कि बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी। प्रोटेस्टर्स को कन्फ्रंट करने के लिए 7,000 से ज्यादा पैरामिलिट्री ट्रूप्स बुलाए जाते हैं। पुलिस यहाँ पर टीयर गैस, रबर बुलेट्स और साउंड यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल की तरफ से भी स्टेटमेंट आती है कि सरकार डेमोन्स्ट्रेटर्स के खिलाफ कोई भी थ्रेट और वायलेंस ना इस्तेमाल करे। इसके अलावा प्रोटेस्टर्स और बांग्लादेश छात्र लीग के बीच में भी क्लैश देखने को मिलता है, जो कि स्टूडेंट विंग है आवामी लीग पार्टी का। दोनों साइड्स एक दूसरे को ब्लेम करती है। सरकार के लॉ मिनिस्टर कहते हैं कि सरकार प्रोटेस्टर्स के साथ बातचीत करने के लिए तैयार है। ये कहा जाता है कि सुप्रीम कोर्ट में एक अर्ली हियरिंग की कोशिश करी जा रही है ताकि जल्द से जल्द फैसला आए। ढाका यूनिवर्सिटी के बाहर स्टूडेंट्स नारे लगाते हैं कि हम अपने भाइयों का खून बर्बाद नहीं जाने देंगे।
सरकार प्रेशर में आकर एक जुडिशियल प्रोब कमेटी की भी फॉर्मेशन करती है वायलेंस के इंसिडेंट्स को इन्वेस्टिगेट करने के लिए। आवामी लीग के जनरल सेक्रेटरी कहते हैं कि सरकार कोटाज में इंटरफेयर नहीं करेगी, सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन का इंतजार किया जाए। लेकिन प्रोटेस्टर्स का जो मेन ग्रुप था स्टूडेंट्स अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन, वो अपनी सरकार के इंटेंशंस पर डाउट करता है। उनका कहना है कि प्राइम मिनिस्टर ने एक शब्द तक नहीं बोला मर्डर्स पर, इस तनावपूर्ण स्थिति के बीच प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना की तरफ से भी बड़े इररिस्पॉन्सिबल रिमार्क्स आते हैं। वो बातों को ट्विस्ट करके कहती है कि प्रोटेस्टर्स को इतनी नफरत क्यों है फ्रीडम फाइटर्स से। अगर फ्रीडम फाइटर्स के ग्रैंड चिल्ड्रन को ग्रैंड चिल्ड्रन को बेनिफिट्स दिए जाएंगे। सिर्फ प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना ही नहीं बल्कि इनके सोशल वेलफेयर मिनिस्टर दीपू मोनी और स्टेट मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मोहम्मद अली अराफात की तरफ से भी सिमिलर स्टेटमेंट्स दी जाती है रजाकार को। आखिर क्या है ये रजाकार? रजाकार दोस्तों एक पर्शियन शब्द है जिसका मतलब होता है वॉलंटियर या हेल्पर। लेकिन 1971 की वॉर में रजाकार वाहिनी एक पैरामिलिट्री ग्रुप था जो एक्चुअली में वेस्ट पाकिस्तान की आर्मी को सपोर्ट कर रहा था। दूसरी तरफ मुफ्ती वाहिनी था जो बांग्लादेश की आज़ादी के लिए फाइट कर रहा था। इस रजाकार वाहिनी में करीब 50,000 लोग थे जिन्होंने वेस्ट पाकिस्तान की आर्मी को सपोर्ट किया और ईस्ट पाकिस्तान के लोगों पर हो रहे अत्याचारों को इनकरेज किया या उसमें भाग लिया। 1973 में जब शेख मुजीबुर रहमान की सरकार बनी तो उन्होंने इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल एक्ट इंट्रोड्यूस किया इन्हीं रजाकार लोगों को ढूंढने के लिए और पनिश करने के लिए। एंथ्रोपोलॉजिस्ट नयनिका मुखर्जी नोट करती हैं कि करीब 37,000 रजाकार्स को आइडेंटिफाई किया गया। इनमें से करीब 26,000 को माफ कर दिया गया सरकार के द्वारा और बाकियों को पनिश किया गया या तो जेल में डालकर या उनका ट्रायल अभी भी चलता रहा। कुछ ट्रायल्स तो इतने लंबे चले कि 2022 में भी रजाकार वाहिनी के 6 मेंबर्स को फांसी की सजा सुनाई गई और क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी। पॉइंट आप यहाँ समझ सकते हैं क्या है दोस्तों, बांग्लादेश में रजाकार का मतलब है गद्दार, एंटी नेशनल, देशद्रोही। और अगर कोई सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहा है इस रिजर्वेशन को लेकर, क्या उन्हें देशद्रोही कहना सेंस बनाता है? कोई सेंस नहीं बनाता। ये वही पुरानी स्ट्रैटेजी है कि सरकार को पसंद नहीं आया कि लोग सरकार के खिलाफ बोल रहे हैं तो उन्हें देशद्रोही घोषित कर दो। लेकिन सच बात तो ये है, जैसा अमेरिकन ऑथर और एक्टिविस्ट एडवर्ड एबी ने लिखा था, A patriot must be ready to defend his country against his government। एक सच्चा देशभक्त अपनी सरकार से भी अपने देश को डिफेंड करता है। डेमोक्रेसी का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि 5 साल में एक बार वोट करने चले जाए। डेमोक्रेसी एक डायनेमिक सिस्टम होता है जहाँ पर लोग पॉलिटिकली अवेयर होने चाहिए। जनता बार बार देश की सरकार को अकाउंटेबल ठहराते रहे, जांचते रहे कि सरकार सही काम कर रही है या नहीं कर रही, और जरूरत पड़ने पर सरकार के खिलाफ भी खड़ी हो। प्रधानमंत्री शेख हसीना का ये कमेंट प्रोटेस्टर्स पर एक क्लियर कट एग्जांपल है स्ट्रॉन्ग मैन फैलेसी का। इसका मतलब है कि आप दूसरे की आर्ग्यूमेंट को गलत तरीके से प्रेजेंट कर रहे हो और उसे तोड़ मरोड़ के पेश कर रहे हो। अगर प्रोटेस्टर्स कहते हैं कि वो उस रिजर्वेशन के खिलाफ है जो फ्रीडम फाइटर्स के पोते पोतियों को मिलने लग रही है। सो जी गाइस, ये था सारा प्रोटेस्ट। काफी लंबी वीडियो थी 18 मिनट की, लेकिन हमें समझ आ गई है 12 मिनट के अंदर मेरी कि भाई आखिर क्या माजरा है, क्या किस वजह पे प्रोटेस्ट हो रहा है। वो प्रोटेस्ट सबसे पहले तो गवर्नमेंट को चाहिए, शेख हसीना जो प्राइम मिनिस्टर है उसको चाहिए एक चीज, आप बच्चे उन्होंने पढ़ाई किया उनको नौकरियां भी देना, ऐसे तो उनके साथ जुल्म हो रहा है। वो तो ठीक है ना, वो कह रहे जो फ्रीडम फाइटर्स है ना, जो 1971 के अंदर जिन्होंने लड़ाई की थी पाकिस्तान के साथ, ठीक है ना, बांग्लादेश की तरफ से उनको आजाद करवाने के लिए, उनके बच्चों को जॉब मिलेगी। जो बाकी है उनको सिर्फ यानी कि मेरिट पे बहुत कम चांस, यानी कि वो जो 4 लाख है ग्रेजुएट हुए उनमें से 3,000 को सिविल जॉब्स मिल गई बस, ठीक है। यानी कि वो बेरोजगारी भी यानी कि बांग्लादेश में बहुत ज़्यादा फैल जाएगी और स्टूडेंट्स भी सही नहीं करें भाई यार हमें हमारा तो बिल्कुल सही प्रोटेस्ट है। और कितनी मौत हो चुकी हैं, 180 लोगों की जाने जा चुकी हैं इस प्रोटेस्ट में, सिर्फ स्टूडेंट्स की। तो चाहिए बांग्लादेश की गवर्नमेंट को चाहिए कि वो बच्चों को मिलिट्री में दाखिला करें, मिलिट्री यानी कि सही जॉब से यार वो कोटा सिस्टम खत्म कर दे बिल्कुल। तो उम्मीद है आपके मुल्क का ही फायदा होगा। हाँ, वैसे उम्मीद तो है कि इंशाल्लाह इससे सारे हालात ठीक हो जाएंगे, बांग्लादेश से बिल्कुल फिर जैसा हो जाएगा ठीक हो जाएगा। तो मिलते हैं आपको न्यू वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।